क्लास 12 लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी और संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो होती है वो ये बताती है कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कितने पास पास में उपस्थित है, यानी क्रिस्टल जालक का जो कुल आयतन है उसमें अवयवी कण कितनी स्थान को घेर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता जो होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल गणीय जालक की संकुलन क्षमता निकालेंगे, उसके बाद HCP और CCP में निकालेंगे और लास्ट निकालेंगे हम काय केंद्रित गणीय संरचना में संकुलन क्षमता। ये तीनों आपके क्या है, कोर्स में है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी डराइव करना आ सकता है। तो यहाँ समझेंगे हम सबसे पहले सरल गणीय जालक की संकुलन क्षमता। सरल गणीय जालक जो है उसको मैंने बनाया, आपको सिखाया है। सरल गणीय जालक में आद्य एकक कोष्टिका पाई जाती है, आद्य या सरल एकक कोष्टिका इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आद्य या सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अवयवी कणों की संख्या। अब अवयवी कणों की संख्या भी मैं पहले बता चुकी हूं आपको कैसे डराइव करते हैं, फिर से बता देती हूं। आद्य एकक कोष्टिका जो होती है उसका ड्रॉ इस तरह से करते हैं, ये देखो इस तरह से आपको ड्रॉ करना सीखना है। ये एक आद्य एकक कोष्टिका है। अब इस आद्य एकक कोष्टिका में मैंने बताया था कॉर्नर्स पर ही होते हैं अवयवी कण, कहाँ स्थित होते हैं, इसके कॉर्नर्स पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल अवयवी कण जो होते हैं 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, लेकिन एक एकक कोष्टिका में इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि आद्य सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कितना होता है, एक होता है, एक अवयवी कण। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपको क्या करना है, हम अवयवी कण को एक्चुअल में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये है एक और ये है दो, तो हम क्या करेंगे इसमें अवयवी कण को इस तरह से रिप्रेजेंट, क्योंकि अवयवी कण मैक्सिमम एक दूसरे के इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं। अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इनको कहते हैं एज यानी किनारे। तो यहाँ पर एक किनारे की लंबाई को हमने क्या मान लिया, ए, किनारे की लंबाई को हमने मान लिया ए। और ये जो अवयवी कण है जिसको हमने क्या माना है, एक गोला माना है, यहां से यहां तक, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी कि ये इसकी क्या है, आर, यानी कि त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। और इस गोले की त्रिज्या देखो यहां से यहां तक आर, इसका मतलब ये जो वैल्यू ए है ये भी तो एक किनारा है, ये एक किनारा। टोटल इस घन में कितने किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और ईच जो हर एक एज है उसकी जो किनारे की लंबाई होगी वो क्या होगी, हमने ए मान ली है, यहाँ सब सेम होती है। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, ए होगी। तो यहां पर देखिए आप, ये डिस्टेंस ए भी है, और अगर डायग्राम में अच्छे से देखो तो ये डिस्टेंस 2r के इक्वल भी है। इसका मतलब हम डायग्राम से क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो किसके इक्वल है, 2r के। ठीक है, यहां a क्या है, किनारे की लंबाई, और r क्या है, गोले की त्रिज्या। अब आपको क्या करना है, यहां पर संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखना है। a इज इक्वल टू 2r हुआ, या r के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, a बाई 2। ठीक है, ये a और r में रिलेशन है। इस तरह से संकुलन क्षमता अगर आपको निकालनी है तो आप, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन, एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन।
एकक कोष्टिका का कितना आयतन है, उसके रिस्पेक्ट में आप एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन निकालते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर ले, 100 से, तो आपके पास आ जाएगी संकुलन क्षमता एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन। अब यहाँ पर इस एकक कोष्टिका में केवल एक ही अवयवी कण है, तो एक गोले का आयतन हुआ, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय एकक कोष्टिका के एक गोले का आयतन अपॉन डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100, ये है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। अब देखिए किसी भी गोले का आयतन आप मैथ्स में पढ़ते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। और एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका कैसी है, घनीय है, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई बाय भुजा मल्टीप्लाई बाय भुजा, तो यहाँ पर हमने लिखा ए क्यूब। अब हमने यहाँ ए और आर का रिलेशन क्यों निकाला कि यहाँ पर आर है यहाँ पर ए है, या तो आप आर की वैल्यू पुट कर दो a/2 या फिर आप ए की वैल्यू पुट कर दो 2r और इसको क्या करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने किया 100, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, तो a इज इक्वल टू क्या है 2r, तो मैं लिखूंगी 2r का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 4/3, यहाँ पर आएगा पाई आर क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 100, आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा, यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास आएगा पाई बाय 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आएगा पाई बाय 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर आता है टोटल, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 52.4%। इसको जब आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो, यहाँ पर 3.14 भी कर सकते हो और पाई इज इक्वल टू 22/7 भी कर सकते हो। ये करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 52.4%, यानी कि सरल गणीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HCP या CCP जालक की संकुलन क्षमता। HCP या CCP इसको कहते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जालक की संकुलन क्षमता अगर आपको निकालनी है तो आपको याद रखना है इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में यदि आप अवयवी कणों की संख्या निकालें तो हम इस तरह से निकालते थे कि एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं और दूसरे होते हैं हर फलक के केंद्र पर। फलक कितने हैं इसमें 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो आपके पास अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी 4। इसमें HCP CCP जालक में एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई 4। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका संकुलन क्षमता निकालने के लिए पहले इसमें A व R में संबंध निकालेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये एक एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका में यहाँ क्योंकि फलक के केंद्र पर भी एक गोला होता है, तो यहाँ देखो सपोज मैं यहाँ पर बात करूं, ये आपका एक फलक है, ठीक है, और ये भी एक फलक है, ये सारे ही फलक हैं, तो मैं अगर इसको ध्यान में रखूं तो यहाँ देखिए सपोज एक गोला यहाँ है, एक कॉर्नर्स पर होता है, एक का होता है फलक के केंद्र पर और एक होगा इस कॉर्नर पर। अगर आप इस डायग्राम को देखें अच्छे से तो अगर मैं यहाँ एक गोला बनाऊं इस तरह से, और अगर मैं इस तरह से ये वाला गोला जो है बनाऊं और इस तरह से ये, तो इस तरह से बनाऊं यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, देखो ये A है, ये A है, यहाँ से यहाँ तक की यहाँ पर डिस्टेंस इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया मैंने C। अब इन तीनों के सेंटर को अगर मैं मिलाऊं तो ये एक ट्रायंगल बना ABC, ठीक है। अब ये ABC जो ट्रायंगल है इसमें AC की लेंथ देखो क्या है, ये एक R, ये इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी R यानी त्रिज्या, ये इस गोले की यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या हुई R, यानी कि यहाँ डायग्राम से अगर हम देखें चित्र से AC इज इक्वल टू क्या हो गया 4R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ ये एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उससे हम AC की लेंथ निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें AB की लेंथ तो पता है, AB तो एक किनारा है और किनारे की लंबाई को हमने क्या माना हुआ है, A माना हुआ है। BC भी एक किनारा है और उसकी लंबाई को भी हमने क्या माना हुआ है, A माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ A इक्वल टू क्या है, किनारे की लंबाई। अब हमारे पास AB और BC पता है लेकिन हमें AC नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर हमारे पास है त्रिभुज ABC, इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो AB की वैल्यू A है तो यहाँ पे क्या आएगा, A का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू भी A है तो यहाँ आएगा A का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया 2A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर के A फॉर्म में बाहर आ जाएगा और वैल्यू आएगी रूट 2A, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई, रूट 2A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास AC इज इक्वल टू 4R भी है और AC इज इक्वल टू रूट 2A भी है, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC इज इक्वल टू क्या हुआ 4R और AC का वैल्यू ही क्या है, रूट 2A इज इक्वल टू रूट 2A। तो यहाँ पर आप अब R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2A बाय 4। तो इस तरह से आपके पास R और A में रिलेशन आ गया, ठीक है। R इज इक्वल टू हो गया रूट 2A बाय 4। अगर आप A की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4R बाय रूट 2, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R बाय रूट 2। आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो R इज इक्वल टू रूट 2A बाय 4, A इज इक्वल टू 4R बाय रूट 2, क्योंकि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूले में A या R की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हमने A और R में क्या निकाला है, रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां हम फॉर्मूला पुट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का। तो यहां हो जाएगा संकुलन क्षमता, बार बार फॉर्मूला लिख रही हूं ताकि लर्न हो जाए आपको। संकुलन क्षमता इज इक्वल टू होता है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन, एकक कोष्टिका में गोलों का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब एकक कोष्टिका में टोटल कुल गोलों का आयतन निकालना था, तो यहाँ कितने हैं 4, तो आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय एक गोले का आयतन कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने निकाला था अवयवी कणों की संख्या इसमें कितनी होती है 4 होती है, इसलिए हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब किया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एकक कोष्टिका आयतन वही ए क्यूब होता है मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू आया था रूट 2A बाय 4 और a इज इक्वल टू था 4R बाय रूट 2। तो आप a की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर, दोनों जगह पुट नहीं करनी है, एक ही जगह करनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 4R अपॉन रूट 2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास HCP में 74% होती है, इसको सॉल्व करने से आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 74%। ये परसेंटेज आपको वैसे भी लर्न करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 74% होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप HCP या CCP जालक की संकुलन क्षमता को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हमारा काय केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता। काय केंद्रित घनीय जालक में
तो 1 मल्टीप्लाई उसका 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इसमें अवयवीकरण कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, अब आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा पहले। ये एक एकल कोशिका है। अब देखो इस रूम का जो सेंटर होगा वो इस अपोजिट कॉर्नर्स के डायगोनल पर बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो आगे का एक कॉर्नर ले लिया सपोज हमने और पीछे का अपोजिट कॉर्नर ले लिया ये वाला। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये क्या होंगी रूम की इस घन की डायगोनल। ठीक है, और इसके केंद्र पर एक अवयवीकरण होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी का सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवयवीकरण है, एक बॉडी के सेंटर में है और एक कॉर्नर पर, बीच कॉर्नर पर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो सपोज अगर मैंने इसको ए मान लिया तो बी आप तो क्या मान सकते हैं अपनी मर्जी से, तो सी मान। तो ये एक ट्रायंगल हुआ एबीसी। अब क्योंकि किनारों की लंबाई तो हमें पता है कि ए है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एबी की लेंथ नहीं पता और एसी की भी नहीं पता। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एबी के ट्रायंगल में एसी चाहिए, एसी को निकालने के लिए पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और इसको क्या मान लिया मैंने डी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए डी सी। ए डी सी में डीसी की लेंथ कितनी है ए और एडी की लेंथ भी कितनी है ए, क्योंकि दोनों क्या है किनारे हैं। ठीक है, एजेस है। ठीक है, और एज लेंथ मैंने पहले ही बता दी वो क्या है ए है। तो अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल से पहले एसी की लेंथ निकालेंगे और उसके बाद एसी का वैल्यू पता चल जाएगा हमें। तो एबीसी ट्रायंगल से हम एसी की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे एबीसी का। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। यहाँ देखो ये आर आर और आर, यहाँ भी एबी इक्वल टू क्या है 4r भी है और यहाँ पर बीसी क्योंकि एज है तो इसकी लेंथ कितनी है 8। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम ए और आर में रिलेशन निकालेंगे। तो ए और आर में संबंध, इसके लिए मैं पहले कौन सा ट्रायंगल लूंगी ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, एडीसी में देखो एसी क्या है इसका कर्ण है। ठीक है, तो एसी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर बताएगा मैं AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2A स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल ABC में एबीसी में क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है A स्क्वायर, तो हम यहाँ AC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2A स्क्वायर और BC स्क्वायर। देखो BC की वैल्यू क्या है A, तो यहाँ क्या आ जाएगा A का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3A का स्क्वायर। यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर है, AB करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा √3A स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आपको आएगा √3A, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा √3A और रूट किस पे रह जाएगा केवल 3 पर। तो हमारे पास AB की वैल्यू आई √3A। अगर हम डायग्राम में देखें तो AB इज आल्सो इक्वल टू 4r। ठीक है, चित्र से डायग्राम में AB is also equal to 4r। तो हम AB equal to √3A है, AB equal to 4r है, इसका मतलब √3A किसके इक्वल हुआ 4r के। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे देखो √3A is equal to क्या हुआ 4r। तो A is equal to क्या आएगा 4r upon √3। लेकिन अगर हम बात करें r की तो क्या आएगा r is equal to √3A upon 4। ठीक, तो ये है रिलेशन r और a में। वहां पर आएगा √2A upon 4, इसमें XCP CCP में यहाँ आएगा √3A upon 4। इजी है याद रखना √3A upon 4। अब आप सेम पेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे r या a की उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो काय के अंदर घनी चालक की संतुलन क्षमता आएगी 68%। देखिए मैं आपको बता देती हूँ
संकुलन क्षमता इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें अवयवी कण कितने थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय a cube मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि कार्टन में एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 pi r cube और a cube में a की वैल्यू मैंने पुट की, a इक्वल टू था हमारे 4r अपॉन √3, क्योंकि r इक्वल टू आया था √3a अपॉन 4, a इक्वल टू हो जाएगा 4r बाय √3। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर जो a की 4r अपॉन √3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68%, यानी कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है HCP की संरचनाओं में 74%, उसके बाद कार्टिन जिसमें होती है 68% और सबसे कम होती है आधे या सरल गणित जालिक में 52.4%।